दोस्तों, रिसेंटली इंडिया में ग्लोबल मैरीटाइम समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जिस दौरान इंडिया ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से हासिल किया। दरअसल ये इन्वेस्टमेंट भारत की मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत हर सेक्टर में 25 साल के फ्यूचर प्लान के लिए काम कर रहा है। उसी सिलसिले में मैरीटाइम सेक्टर में 2047 तक 80 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लाना गवर्नमेंट का टारगेट है, ताकि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने और चाइनीज थ्रेट को कम करने पर काम कर सके। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही भारत के मैरीटाइम सेक्टर पर सबका ध्यान गया है, जिससे पता चला है कि इंडिया के बेहतरीन ओशन रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आजादी के बाद से इंडिया के मैरीटाइम इकोनॉमी को इग्नोर किया गया है, जिसके चलते देश की मैरीटाइम इकोनॉमी की हालत खराब हो गई है। ऐसे में इस वीडियो में ये समझेंगे कि मैरीटाइम इकोनॉमी क्या है और इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी के पोटेंशियल और चैलेंजेस क्या क्या है। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियो पॉलिटिक्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैरीटाइम इकोनॉमी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म है, जिसका इस्तेमाल इकोनॉमी एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। मैरीटाइम इकोनॉमी में ओशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाता है। देखा जाए तो मैरीटाइम इकोनॉमी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ओशन इकोनॉमी, ओशन इंडस्ट्री, मरीन इकोनॉमी, मरीन इंडस्ट्री और मरीन एक्टिविटी या फिर मैरीटाइम सेक्टर। मरीन इकोनॉमी में जो ओशन एक्टिविटीज देखने को मिलती है, उनमें मरीन ट्रांसपोर्ट, क्रूज शिप्स, ऑफशोर ऑयल, गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जैसी कई एक्टिविटीज शामिल होती है। इन एक्टिविटीज की प्रैक्टिस के लिए इकोनॉमी में कोस्टल टूरिज्म, मरीन बायो इंडस्ट्री, मरीन केमिकल इंडस्ट्री और सी फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री भी शामिल होती है। साथ ही साथ शिप एंड बोट बिल्डिंग, मरीन बिजनेस सर्विसेज, मरीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज भी इस इकोनॉमी में कंसिडर की जाती है। फ्रेंड्स, मैरीटाइम इकोनॉमी का इतिहास बहुत लंबा रहा है। समुद्र के रास्ते व्यापार और ओशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। बहुत से लोग मैरीटाइम इकोनॉमी को ही ब्लू इकोनॉमी भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि मैरीटाइम इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी एक होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। जैसा कि हमने आपको बताया, मैरीटाइम इकोनॉमी काफी पुरानी है, जबकि ब्लू इकोनॉमी रिसेंट ईयर्स में डिफाइन हुआ है। मैरीटाइम इकोनॉमी में जहाँ ओशन रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमाना ही मेन एम होता है, वहीं ब्लू इकोनॉमी लिमिटेड एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज की बात करती है। एक तरह से देखें तो ब्लू इकोनॉमी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैरीटाइम इकोनॉमी ही है, जो कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के सिनोनिमस ही है। फ्रेंड्स, मैरीटाइम इकोनॉमी दुनिया भर के उन देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वाइट रोल प्ले करते हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट बेस्ड है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री शामिल है, और ऐसा इसलिए कि मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के जरिए दुनिया भर में ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क पॉसिबल हो पाता है, जिसमें गुड्स और पैसेंजर्स दोनों का ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। मैरीटाइम इंडस्ट्रीज कितनी जरूरी है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड मैरीटाइम इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हर साल $380 बिलियन को ऐड करता है। इसीलिए मैरीटाइम इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर देश के लिए तो जरूरी है ही, बल्कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमी का भी सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैरीटाइम इंडस्ट्रीज वाली कंट्रीज की बात करें तो उसमें चाइना बहुत आगे खड़ा दिखाई देता है। चाइना की टोटल जीडीपी में मैरीटाइम इकोनॉमी की हिस्सेदारी 10% के करीब है। साल 2022 में चाइना की मैरीटाइम इकोनॉमी की जीडीपी 1.25 ट्रिलियन US$ पहुंच गई थी, जो इंडियन जीडीपी का करीब 36% है। और ये भी तब हो रहा है जब इंडिया का मैरीटाइम जोन चाइना से ज्यादा है, जिसका टोटल साइज 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बावजूद भी इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, और इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी को भी इंडियन मैरीटाइम सेक्टर से बहुत सारी उम्मीदें हैं। फ्रेंड्स, 3 और समुद्र से घिरे इंडियन पेनिनसुला के पास 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े
ओशन जोन में भारत लिविंग और नॉन लिविंग ओशन रिसोर्सेज का लीगल ओनर है। देश के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जहां 200 मिलियन लोगों की लाइफ समुद्र और समुद्री रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करती है। भारत की मैरीटाइम इकोनॉमी को समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि भारत के टोटल इकोनॉमिक ट्रेड में से 95% ट्रेड ओशन रिसोर्सेज की मदद से ही होता है। देखा जाए तो इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री और इकोनॉमी को इंश्योर करने के लिए आज देश में 12 मेजर पोर्ट्स, 205 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स का नेटवर्क है और साथ ही देश के पास ईस्ट और वेस्ट में मौजूद स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड टेरिटरीज भी है, जहां एक तरफ अंडमान और निकोबार और दूसरी तरफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एक तरह से देखें तो देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी से ही देश की एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सका है, क्योंकि इंडिया अपने मैक्सिमम एनर्जी सोर्सेज को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इंपोर्ट करवाता है। जबकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया अपने मैरीटाइम रिसोर्सेज का इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है कि वह एक मैरीटाइम पावर कहलाए। फ्रेंड्स, इंडिया की मैरीटाइम इकोनॉमी ग्रोथ पुअर होने का एक कारण ये भी है कि ये सेक्टर सेंट्रलाइज नहीं है। मौजूदा समय में इस सेक्टर में 16 मिनिस्ट्रीज एंड मल्टीपल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट शामिल है। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र में मछली पकड़ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वही ऑफशोर हाइड्रोकार्बन की देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम करती है और इसके अलावा नेवी एंड कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट और पावर डोमेन होने की वजह से इंडिया अपनी इस वेल्थ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस्तेमाल करने में फेल हुआ है। फ्रेंड्स, इंडिया की सी पावर इतनी मजबूत नहीं है। यहाँ सी पावर का मतलब नेवी या मिलिट्री से नहीं है, बल्कि कोई भी देश ओशन रिसोर्सेज का यूज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से टेक्निकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे ले जा सकता है, जिसमें इंडिया भी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता। फ्रेंड्स, इंडिया के इस स्ट्रगलिंग मैरीटाइम इकोनॉमी के पीछे एक और कारण है और वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंडिया के पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन आजादी के बाद से बहुत गहराई से मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काम नहीं किया गया, जिसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां चाइना के पास आज 34 मेजर पोर्ट्स है, वहीं इंडिया के पास सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1950s के बाद इंडिया में कांडला पोर्ट बनने के बाद कोई भी मेजर पोर्ट डेवलप नहीं किया गया और सभी पोर्ट्स ब्रिटिशर्स ने बिल्ड करवाए थे। यानी इंडिया ने आजादी के बाद अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्ट बनाया है। और फ्रेंड्स, मैरीटाइम सेक्टर में भी हमने कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर शिप बिल्डिंग की बात करें तो इंडिया के PSU यार्ड्स में सबसे बड़े यार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड का एनुअल टर्नओवर 0.9 बिलियन डॉलर है। साल 2011 में ये नंबर 0.55 बिलियन डॉलर का था। यानी एक दशक का समय बीत जाने के बाद भी यार्ड्स का एनुअल टर्नओवर 1 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि उसके पास साल 2011 में ही 19 बिलियन डॉलर का ऑर्डर पहले से ही था। यानी साल भर में मझगांव डॉक्स लिमिटेड 0.9 बिलियन डॉलर का ही ऑर्डर निपटा पा रहा था। ऐसे में 2011 में ये भी कहा गया था कि मझगांव डॉक्स लिमिटेड अपने सारे ऑर्डर्स को पूरा करने में 30 से 40 साल तक ले लेगा, जबकि 19 बिलियन डॉलर का ऑर्डर अदर फॉरेन आर्ट्स में आसानी से 2 से 3 सालों में पूरा कर लिया जाता है। यानी इंडिया आज भी शिप बिल्डिंग में 20 दशक से ज्यादा पीछे चल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम रिसोर्सेज को बिना किसी सेंट्रलाइज पॉलिसी के इस्तेमाल किया गया और इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी के ट्रू पोटेंशियल को समझने की कोशिश नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, करंट गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर पर बीते कुछ सालों में ध्यान देना शुरू किया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। दोस्तों, सरकार ने मैरीटाइम इकोनॉमी को सिक्योर करने और देश की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए काम किया है। इंडियन ओशन में बढ़ते हुए चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी लगातार मजबूती से काम कर रही है। साथ ही भारत ने साल 2030 तक 175 शिप फोर्स को बिल्ड करने का एम्बिशियस प्लान भी बनाया है, जिसे पूरी तरीके से इंडिया में बनाया जाएगा। इससे मैरीटाइम इकोनॉमी को जरूर एक पुश मिलेगा। साथ ही शिप फोर्सेस के लिए इंडिया की डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पे कम होगी। और फ्रेंड्स, अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2016 में सरकार ने 8 नए मेजर पोर्ट्स को डेवलप करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी।
साथ ही सरकार मैरीटाइम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए $12 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स एंड वाटरवेज में करने वाली है, जिससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि लगभग 1 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट होंगी। दोस्तों, इन सब से कहा जा सकता है कि आज भले ही भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री की हालत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर जरूर ब्राइट है, जिसके लिए तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के साथ साथ गवर्नमेंट को मैरीटाइम सेक्टर के सेंट्रलाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा। बिना सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी और एम के भारत शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन हाइड्रो पावर, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन, फिशिंग के साथ साथ ही कोस्टल टूरिज्म जैसे सेक्टर को इसके साथ ही ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ओशियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है तो ये तय है कि इंडिया अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट अचीव करने के साथ साथ ही 2047 तक सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।